नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के मेहंदीगंज गुमटी पर बनेगा लाइट आरओबी। बीपीएससी ने 2 वर्षों में 3.35 लाख लोगों को दी नौकरी। बिहार के छोटे रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल अपग्रेड। बिहार में तेजी से बढ़ रहा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से 3 घंटे में सफर संभव। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के मेहंदीगंज गुमटी पर बनेगा लाइट आरओबी। पटना के गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास मेहंदीगंज गुमटी पर लाइट आरओबी रेल ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव है। रेलवे की तकनीकी टीम और निर्माण एजेंसी ने एसडीओ सत्यम सहाय के साथ स्थल निरीक्षण किया। आरओबी बनने के सुदर्शन पथ और मेहंदीगंज मार्ग पर जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा। बिहार राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज शहरी क्षेत्र तक ले जाने में सुविधा होगी। आरओबी के लिए नक्शा स्वीकृत है और निर्माण से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी कम होगी। नागरिकों को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। बीपीएससी ने 2 वर्षों में 3.35 लाख लोगों को दी नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 2023 से 25 के बीच कुल 3,35,325 सरकारी नौकरियां दी। वर्ष 2023 से 24 में 2.23 लाख और 2024 से 25 में 1.12 लाख लोगों को नौकरी मिली। सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में हुई, जहां 3.27 लाख से अधिक पद भरे गए। तकनीकी सुधार के लिए विज्ञान एवं विभाग ने भी भर्तियां की गई है। शिक्षा विभाग ने टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई। कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों में भी कई पदों पर नियुक्तियां की गई। बिहार के छोटे रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल अपग्रेड। दानापुर रेल मंडल के छोटे स्टेशनों जैसे बिहिया, रघुनाथपुर, जमुई आदि को पटना जंक्शन की तर्ज पर आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और कोच गाइडलाइंस सिस्टम लगाए जाएंगे। ये बोर्ड नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम से जुड़े होंगे, जिससे यात्रियों को ट्रेनों की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे छोटे स्टेशनों पर यात्रा और सुविधाजनक होगी। बिहार में तेजी से बढ़ रहा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे विकास के लिए 86,107 करोड़ की 52 परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 31 नई रेल लाइनें, 20 दोहरीकरण और 1 गेज परिवर्तन शामिल है। अब तक 1014 किलोमीटर ट्रैक चालू हो चुका है। मुंगेर, पटना और कोसी में पुल निर्माण सहित प्रमुख प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। पिछले 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना बढ़ा है। अमृत भारत योजना के तहत 98 स्टेशनों पर पुनर्विकास हो रहा है। 58 आरओबी और आरयूबी भी पूरे हो गए हैं। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों से कनेक्टिविटी बढ़ी है। ये योजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुधारेगी। पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से 3 घंटे में सफर संभव। पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय 8 घंटे से घटकर मात्र 3 घंटे हो जाएगा। यह करीब 60 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस पूर्णिया के बड़हरा कोठी से डगरुआ प्रखंड तक जाएगा और 36 गांवों को छुएगा। डीएम अंशुल कुमार प्रोजेक्ट की निगरानी कर जमीन अधिग्रहण तेजी से पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं। नए एक्सप्रेसवे से व्यापार, नौकरी और इलाज के लिए सफर आसान होगा। साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। डिलीवरी बॉय की मृत्यु पर बिहार सरकार देगी 2 से 4 लाख का मुआवजा। बिहार सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित अस्थायी कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का विधेयक पारित किया है। दुर्घटना मृत्यु और 4 लाख और प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिट आईडी मिलेगी, जिससे वे योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ओवर टाइम 75 से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने पर आर्थिक सहायता और विकलांगता पर 2.5 लाख तक मदद मिलेगी। विधानसभा सदस्यता बहाल। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 साल की सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया है। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी। अब वे दोबारा विधायक के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। पटना के स्कूल में भीषण गर्मी से छात्राएं बेहोश। बीते दिन पटना के पंडारक प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय में भीषण गर्मी के कारण 4 छात्राएं बेहोश हो गई। एक छात्रा को अनुमंडलीय अस्पताल
बाढ़ रेफर किया गया, जबकि बाकी का इलाज पंडारक अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार यह हीट स्ट्रोक के कारण हुआ है। स्कूल की क्षमता 320 छात्राओं की है, लेकिन यहाँ करीब 1000 छात्राएं पढ़ रही है, जिसमें गर्मी और भीड़ की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। पटना समेत पूरे बिहार में सरकारी वेबसाइटों की साइबर ऑडिट शुरू। पटना समेत पूरे बिहार में सरकारी विभागों की वेबसाइटों पर साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ने साइबर सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह कदम एम्स पटना, स्मार्ट सिटी, डायल 112 जैसी सेवाओं पर हालिया साइबर हमलों के बाद उठाया गया है। सीडेक और I4C जैसी एजेंसियों की मदद से सभी वेबसाइटों की जांच कर कर्मियों को दूर किया जाएगा, जिससे सुरक्षा मजबूत हो सके। प्रशांत किशोर पर एफआईआर, विधानसभा घेराव को लेकर विवाद। पटना पुलिस ने जनसुराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने 23 जुलाई को बिहार विधानसभा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किशोर को हिरासत में लिया गया। बाद में रिहा कर दिया गया। प्रशांत किशोर ने इसे सरकार द्वारा जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। यह विवाद बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। तेजस्वी पर सत्र बाधित और घुसपैठी आरोप। बीते दिन बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर विधानसभा सत्र जानबूझकर बाधित करने और निराधार मुद्दों पर हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने राजद से मृत मतदाताओं के पहचान पत्र चलाने पर स्पष्टीकरण मांगा। ऋतुराज ने कहा कि तेजस्वी घुसपैठियों के मतदान अधिकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नए मतदाता बनाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही यह मुद्दा सबके सामने साफ हो जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट का बड़ा पुनरीक्षण। बीते दिन चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया, जिसमें 98.01% मतदाता शामिल हुए। 20 लाख मृत मतदाता, 7 लाख डुप्लीकेट पंजीकरण और 28 लाख प्रवासी मतदाताओं की पहचान हुई। 22 साल में पहली बार इस तरह का रिवीजन हो रहा है। प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी प्रविष्टि हटाने के लिए है। एसआईआर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा में है। चुनाव आयोग ने पहचान दस्तावेजों के सीमित उपयोग की बात कही। नीतीश कुमार होंगे चौथे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनेंगे। विधेयक पारित होने से इस नए विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि यह विश्वविद्यालय युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर देगा। इसके साथ ही विधान परिषद में 6 अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए, जबकि विपक्ष के विरोध के बीच कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। मुख्य शूटर तौसीफ ने कबूला जुर्म। बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसीफ ने पूछताछ में बताया कि उसने जुए में 20 लाख रुपए का कर्ज होने के कारण यह वारदात की। 17 जुलाई को पारस अस्पताल में 5 शूटरों ने चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ 28 गोलियां चलाई। हर शूटर को 5 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक किसी को पैसा नहीं मिला। तौसीफ ने अस्पताल में घुसने के लिए कर्मचारी को धोखा दिया और वारदात के बाद कोलकाता में छिप गया था। पुलिस फरार अन्य शूटरों की तलाश में है। बिहार चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए RRH रणनीति। बीते दिन उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरिवंश, रविशंकर प्रसाद, रमा देवी और रामनाथ ठाकुर के नाम उभरे थे। बीजेपी ने स्वर्ण और पिछड़ा वोट बैंक दोनों को साधने की रणनीति अपनाई। रविशंकर प्रसाद कानून के जानकार, रामनाथ ठाकुर पिछड़ा वोट बैंक से जुड़े और रमा देवी जंगल राज की पीड़िता थी। इन उम्मीदवारों से बीजेपी ने चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की। एमपी में 752 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती, 28 जुलाई से आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB
ने ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के तहत 752 पैरामेडिकल पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन 28 जुलाई 2025 से esb.mp.gov.in पर शुरू होंगे। पदों में फार्मासिस्ट 313, ओटी टेक्नीशियन 288, नेत्र सहायक 100, फिजियोथेरेपिस्ट 41 और काउंसलर 10 शामिल है। न्यूनतम योग्यता संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 500 रुपये जनरल और 250 रुपये आरक्षित है। परीक्षा 27 सितंबर को होगी। चयन लिखित परीक्षा और मेरिट पर आधारित होगा। सैलरी 36,200 से 1,14,800 रुपये तक होगी। महावीर अस्पताल में सस्ती इंडोर सुविधा। पटना के महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल में अब इंडोर भर्ती, ऑपरेशन थिएटर और रेडियोलॉजी जैसी सुविधाएं कम कीमत पर उपलब्ध होगी। महावीर मंदिर न्यास समिति के सदस्य सायन कुणाल ने इन नई सेवाओं का उद्घाटन किया। अस्पताल में फिलहाल 10 बेड है और वरिष्ठ नागरिक 10 रुपये में आजीवन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इलाज का लाभ उठा सकते हैं। फिजियोथेरेपी सेवा भी मात्र 35 रुपये में उपलब्ध है, जिससे बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1813 में भारत के कलकत्ता में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज के दिन भारत के इतिहास में ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शपथ ली थी। आज के दिन सिनेमा जगत में मशहूर फिल्म निर्देशक BR स्टार का निधन हुआ था। आज के दिन रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। केंद्र ने किसानों को फर्जी पीएम किसान लिंक से बचने की चेतावनी दी। कृषि मंत्रालय ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर फैल रहे फर्जी मैसेज और लिंक से सावधान किया है। साइबर ठग अतिरिक्त लाभ या किस्त का लालच देकर निजी बैंक और आधार जानकारी मांगते हैं और ठगी करते हैं। किसानों को केवल आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in और सोशल मीडिया से जानकारी लेने, अनजान लिंक न खोलने, OTP साझा न करने और eKYC पूरा करने की सलाह दी गई है। फर्जी मैसेज मिलने पर पीएम किसान हेल्पलाइन पर शिकायत करें। बच्चों का आधार बायोमेट्रिक कितनी बार अपडेट करें? भारत में बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा 2 बार अपडेट करना जरूरी होता है। पहली बार जब बच्चा 5 साल का होता है तब फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन लिए जाते हैं। दूसरी बार यह प्रक्रिया 15 साल की उम्र में दोहराई जाती है। अगर इन दोनों चरणों में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया गया तो आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे स्कूल एडमिशन, बैंकिंग सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ बाधित हो सकता है। यह अपडेट नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। सेवा पूरी तरह मुफ्त है और UIDAI के वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। पटना में उमस और बारिश का असर। पटना में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने शहर में उनके स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। 24 से 30 जुलाई के बीच आसमान में अधिकतर समय बादलों की घिरा रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है ध्रुव कुमार, मनोज दास, अमरजीत कुमार, अनूप कुमार, स्वस्तिक कुमार और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सुधरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना।